बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो कुछ दिनों से उसने काफ़ी हलचल मचाई हुई है, और ये है वो सिंध के सिचुएशन, कराची की सिचुएशन, जहाँ पे सफदर नामी शख्स को कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर हुल्लड़बाजी करते हुए पकड़ा गया और उसके खिलाफ केस बनाया गया, FIR दर्ज हुई और फिर उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसकी अगले दिन सुबह जमानत हो गई। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये इस वजह से एक कोहराम मच गया कि पहले दिन तो मुतज़ाद किस्म की इत्तलाएँ आती रहीं, बयानात आते रहे, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन फिर अचानक अगले दिन सिंध गवर्नमेंट जागी और उन्होंने कहा जी हम तहकीकात करेंगे, ये बड़ा ख़तरनाक काम हुआ, बड़ा गलत काम हुआ। वो कि सफदर ने बड़ा गलत काम किया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, हमारा मेहमान था इसलिए उसको 7 खून माफ़ हैं उसको। और ये फिर रात को जब बिलावल ने की इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल ज़रदारी ने, तो उसने तो बिल्कुल फिर हंगामे मचा दिया, जैसे कन्फ्रंटेशन हो गई रियासत के अंदर सूबे की और हमारी फेडरल गवर्नमेंट की। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। पहली बात तो ये कि इन लोगों को ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था, यहाँ तक पहुँचाना नहीं चाहिए था बात को। ये अफ़हाम तफ़हीम से हल हो सकती थी, लेकिन अपने सियासी मकासद के लिए इसको एक नेशनल इशू बनाया गया, जिसकी वजह से भारत और अपने जो हमारे दुश्मन मुल्क है उन्होंने इसका खूब पूरा दिन तमाशा बनाए रखा कि जनाब कराची में सूरत हाल बड़ी ख़राब है और वहाँ पे तो अब पुलिस और फ़ौज के दरमियान झड़पें हो रही हैं, बड़े पुलिस वाले मारे गए हैं, थानों पे फ़ौज का कब्ज़ा है। जितना झूठ भारत बोलता है आज उससे भी कई गुना ज़्यादा बोला गया और पाकिस्तान का एक मजाक बनाया गया। अब चीज़ ये है कि क्या इसकी ज़रूरत थी? इस सारे किस्से में जो झूठ बोले गए वो तो अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, लेकिन एक इशू अभी भी है जिसकी तहकीकात हो रही हैं कि सारे किस्से में IG सिंध का रोल क्या था, किरदार क्या था और उनके साथ हुआ क्या। हमें तो ये कहा गया कि उनको अगवा किया गया। अब ये इतनी शर्मनाक किस्म की एक मैं समझता हूँ दलील है कि अगवा किया गया। अब सोचिए कि IG पुलिस के घर के बाहर चारों तरफ पुलिस का बहुत बड़ा घेराव पहरा होता है कराची के हालात की वजह से, कि वहाँ पे कभी भी हो जाती है ये टारगेट किलिंग और ये किस्से शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, फिर सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, अगर कुछ हुआ तो सिक्योरिटी कैमरों में आना चाहिए। और फिर पुलिस किस लिए लगी हुई थी? अगर कोई 2 आदमी वहाँ घुसे हैं तो उनको घुसने कैसे दिया इन्होंने? तो एक तो ये बड़ा मशकूक सा किस्सा है। लेकिन अब बातें कुछ और आने लगी कि नहीं उनके साथ बदतमीजी हुई है। पहली बात तो ये कि अगर IG साहब के साथ किसी ने बदतमीजी किया तो बदतमीजी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत है और उसके लाजमन डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए उस शख्स के खिलाफ जिसने बदतमीजी की, क्योंकि एक ओहदा है उनका, वो कैसे भी आदमी हैं उससे गर्ज नहीं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो सूबे के पुलिस के हेड है, अगर ना भी होते तो वैसे भी किसी के साथ बदतमीजी मुनासिब नहीं। लेकिन ये तो एक सरकारी ऑफिसर और एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उनके साथ बदतमीजी का तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, तो वो चेक होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि ये कोहराम क्यों? अगर FIR दर्ज हुई तो क्या जुर्म नहीं हुआ था, को गलत हुआ काम? इस पे तो सबको शाबाश देनी चाहिए थी कि जनाब एक काम हुआ, आपने बड़ा फौरी तौर पे उसका नोटिस लिया और FIR दर्ज हो गई। मेरे नज़दीक IG पुलिस या कोई भी और ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, उनका जो गलत काम हो सकता है जिसके लिए उनकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या उनमें से कोई FIR दर्ज करने में रुकावट बना था। FIR दर्ज कराना शहरी का हक है और पुलिस का काम है तहकीक करना और जुर्म को रोकना। अब अगर ये जुर्म हुआ और FIR दर्ज हुई तो क्या वजह थी कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी? क्या उसके लिए उसको चीफ मिनिस्टर की इजाज़त की ज़रूरत थी? ये इस तरह कानून नाफज किए जाते हैं। सो ये तो एक ये बड़ा ज़रूरी है पहलू जिस पे गौर होना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या है। कहा यह गया कि जनाब ये तो यानी उंगली उठाई गई रेंजर्स पे, ISI पे, लोगों पे, कि जनाब ये रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई है। वो खुदा के बंदे, रियासत के अंदर रियासत तो ओमनी ग्रुप ने बनाई हुई थी जिनके ऊपर कोई कानून ही लागू था। वो स्याहो सफेद कर जाएं, पैसे खा जाएं, वो सब्सिडीज लेके भाग जाएं,
जो जी चाहता करते रहें, चीनी के कारखाने चीनी ब्लैक कर दें, आप उनको नहीं पूछ सकते वहां पे, क्योंकि वो तो खुद रियासत के मालिक हैं वहां। और यहां पे कानूनी अमल है, उसके ऊपर रियासत के अंदर रियासत की बात की गई और इल्ज़ाम लगाया गया खास तौर पे पीएमएलएन के झूठ बोलने वाले लोगों से। यानी पीएमएलएन की लीडरशिप, बाकी भी सब झूठ बोलते हैं, लेकिन पीएमएलएन की लीडरशिप ने तो हदें पार की हुई, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि इंसान हैरान रह जाता है कि इनको रात को जाके अपने बेड पे लेटने पे नींद भी आती है नहीं आती। क्या सोचते होंगे कि हमने सारा दिन आज क्या किया, किस तरह। लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन, ये तो हमारे कुरान करीम में लिखा हुआ है, लानत उन पे। तो अगर कुछ सोचे दीनी नुक्ता निगाह से भी तो उसका दिल कांप जाता है, लेकिन ये झूठ से बाज नहीं आते। इन्होंने कहा जी कि रेंजर्स आए, उन्होंने रेड किया और अंदर से दरवाज़ा तोड़ा, पकड़ के ले गए, चादर चार दीवारी पता नहीं तकिया, ये वो खुदा जाने क्या क्या बोलते रहे। आज मीडिया ने सारी वो वीडियो दिखा दी और वो सिंध पुलिस है जिसने जाके गिरफ्तार किया। सिंध पुलिस क्या वहां पे आईजी पुलिस की इजाजत के बगैर जा सकती थी? अगर आईजी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद भी तकलीफ थी तो वो उनको रोक देते, रेड ना करवाते, लेकिन रेड किए। ये सारा किस्सा जो है उसमें शामिल थे। और अगले दिन जो वहां पे जाके जब बेल करवाई गई जमानत के मामले में भी पुलिस लेके गई, पुलिस ने जमानत, और पुलिस के जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी पुलिस लेके आई और उन्होंने वहां पे मुखालफत की जमानत की कि इनकी जमानत होनी नहीं चाहिए, इन्होंने ये जुर्म किया है। लेकिन वो जो उनके वकील थे सदर के, वो दुहाई देते रहे कि जनाब ये एक्स फौजी है, रिटायर्ड फौजी, इसके साथ ही, और फिर रिटायर्ड फौजी है तो उसको तो ज्यादा डिसिप्लिन उसका ठीक होना चाहिए। लेकिन बार सूरत वहां पे इसको जमानत करवाई और पुलिस उसमें शामिल थी, शरीक थी। अब चीज ये है कि पुलिस की ड्यूटी थी एफआईआर दर्ज करना, दर्ज नहीं की। उसकी तहकीक होनी चाहिए कि कौन ऐसा जालिम है जो बाबा कौम की बेहरमती के ऊपर जिसका दिल नहीं पसीजा और उसने अपनी इंतहाई सरकारी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं की। ये देखना जरूरी है। अब चीज़ ये है कि ये हमारे बुजुर्ग आईजी जो सिंध के हैं वो हैं कौन, क्योंकि मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ, हमें वरना तो उससे कोई गर्ज ना होती। मुझे गर्ज बुनियादी तौर पे तो उसी चीज़ के है कि उनके साथ कोई ज्यादती ना हुई हो, लेकिन वो है कौन ये समझने की जरूरत है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये ड्रामा सारा बना कैसे। ये जो आईजी साहब हैं ये 2018 में सीसीपीओ थे कराची के, और उस वक्त इन्होंने जरदारी साहब की जी भर के ज़ाती खिदमत की, और ये थी कि जितने मनी लॉन्ड्रिंग के फेक अकाउंट्स के केसेस थे उनमें अक्सर गवाहों को ये डराते धमकाते रहे, अपने मातहतों को उन्होंने लगाया और इस पे उन्होंने गवाहों को इतना डराया कि गवाह जो थे वो मुनहरिफ होना शुरू हुए। यहाँ यही दुख है हमारे मुल्क में कि जब हुक्मरान जुर्म करता है, हुक्मरान ही पाकिस्तान को लूटता है, तो फिर शवाहिद आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाकी सारे स्टेट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है वो तो उसके मातहत हैं। और ये सिंध की गवर्नमेंट इसी वजह से नहीं छोड़ना चाहते, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिंध में सारा क्राइम है, सिंध में इन्होंने खाया पिया है और वहां पे गवाह है, वहीं सारे सबूत हैं, शवाहिद हैं। उनको दबाना इनके लिए बड़ा आसान है जब हुकूमत में खुद बैठे। लिहाजा ये मुल्क लुटता रहेगा, ये जालिम लोग इसी तरह खा पी जाएंगे, गवाहों को दबाएंगे और ये इस गरीब मुल्क का पैसा कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। ये इतनी नाउमीदी है, इतना तकलीफ दे ये अमर है कि जिस मुल्क की पुलिस, जिसका काम यही है कि वो कानून नाफिज करे, जिसका काम यह है कि कौम अगर लुट रही है तो उसको रोके, वो मुजरिम के साथ शरीक है, वो उसके हर जुर्म के अंदर शरीक है, वो जुर्म की हिफाजत कर रही है, उसको इस कौम की गुर्बत पे कोई तरस नहीं आता। और अगर वो किसी के लूटे हुए माल की हिफाजत कर रही है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो खुद अपने लिए कितना लूटते होंगे। तभी करप्शन की दास्तान सिंध पुलिस के बारे में जबान ज़दे आम है। ये वो रोना है जो इंसान अपनी रियासत को, अपने मुल्क को देख के रोता है कि हम जा किस डायरेक्शन में रहें। सारी तरफ ये कुरान मचा दिया कि किसी ने उससे बदतमीजी की है। हमारे यहाँ रिटायर्ड आईजी पुलिस, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी वाबेला मचा दिया। उन्होंने इंतजार भी नहीं किया कि पता लग जाए कि हकीकत है क्या, जानते हुए कि ये करप्ट तबका है, झूठ बोलते हैं। और काश उन आईजीज ने इस मुल्क के लिए कुछ सोचा होता कि जो ऐसे हजरात हैं उनको बेनकाब किया जाए, लेकिन नहीं, हर किसी को अपनी गैरत याद आई। मैं ये पूछता हूं कि इस पुलिस की गैरत उस वक्त क्यों न जागी
जब ये जरदारी साहब के गवाहों को, जो उनके फेक अकाउंट्स के गवाह थे, उनको गायब कर रहे थे, जब इन्होंने ओमनी ग्रुप के गवाहों को इसी तरह डरा धमका के किया, जब इन्होंने नौरीन सुल्तान और अरशद, ये दो गवाह थे जिनके ऊपर जुल्म किया, उनके घरों पे, गिजरी के इलाके में उनके घरों पे जाके इन्होंने रेड किए और उनको इन्होंने इतना जलील किया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो वो रो रहे थे कि हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना जिसमें आफ्ताब पठान साहब को लगाया गया कि आप इसकी तहकीक करें, और उन्होंने तहकीक करके इनको मुल्ज़िम ठहराया। उन्होंने कहा जी कि ये सारे कारस्तानी इस शख्स मुश्ताक महर की है और इसके नीचे इसी के इमाम पे, इसी के कहने पे ये दो एसपीज हैं जिन्होंने काम किया। चुनाचे इन तीनों को वहां से निकाला गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ऊपर। लेकिन चूंकि ये ऐसे हजरात सर्विस में मौजूद रहते हैं, मुल्क का दुख तो वहीं का वहीं रहता है। आप उनको उठा के ए जगह से बी जगह पे कर दें, वो वापस ए पे पहुंचेगा, क्योंकि उसके सरपरस्त उसके लिए मरते जा रहे हैं। यहां पे करीम अमाम थे आईजी, वहां पे जिस मेहनत के साथ उसको निकाल के इसको लाया गया है, उससे पहले ही शक था, नजर आता था कि इस दाल में बहुत कुछ काला है जिसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सो ये सूरत हाल हुई। और मैं ये कह रहा था कि ये जो रखवाले हैं हमारे मुल्क के कानून के, इनका तो जमीर जागना चाहिए था उस वक्त जब 250 के करीब मजदूर एक मिल में जला दिए गए। क्यों नहीं मुजरम पकड़े इन्होंने तो पकड़ लिया उस मिल के मालिक को जो बेचारा लुटा था, और उसके ऊपर जुल्म होता रहा। जब रोजाना 1,500-2 हजार लोग मारे जाते थे कराची में टारगेट किलिंग में, तो उस वक्त इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? किधर से ये लोग? और फिर आप देखिए कि इन्होंने क्या क्या किया। शर्जील मेमन पुलिस हिरासत में, रात अस्पताल में, शाम को रात को जाके घर सोता है। शराब की बोतलें पकड़ी गई, वो शहद की बोतलें बन गई, सारा सिस्टम साथ मिला हुआ। डॉक्टर आसम का केस देखें, रेंजर्स ने उसकी इंक्वायरी की। डॉक्टर आसम दहशतगर्दों को पनाह देते रहे, अपने हॉस्पिटल में उनका इलाज करते रहे। रेंजर्स ने जीआईटी की, असल गवाहों के बयान साथ थे। पुलिस को जीआईटी पकड़ाई गई कि जनाब अब ट्रायल आपका कराना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही पुलिस के पास गई, असल गवाहों के बयान निकाल के जाली गवाहों के बयान डाल दिए और इंक्वायरी लेके आगे चले गए अदालत में और कहा जी ये देखें क्या मजाक हमें पकड़ा दिया है। ये गवाह देखें तो 15 साल पहले मर चुका है, ये रेंजर्स ने गवाह डाल दिए तो पहले ये हो चुका है, ये तो है ही नहीं, वहां रहते नहीं, इस नाम का बंदा ही कोई नहीं। ये काम करते हैं। ये गैरत उस वक्त जागनी चाहिए थी जब आपने ये हरकतें की, और आप उस वक्त इन चीजों के ऊपर पूरी तरह लगे रहे अपने सियासी आकाओं की खिदमत के लिए। ये दुख है इस मुल्क का। मुल्क क्यों हमारा बर्बाद हो रहा है? उसकी वजह यह है कि रियासती अदारे सिर्फ अपने सियासी आकाओं के लिए काम कर रहे हैं। रियासती अदारों ने इस मुल्क को लुटने दिया, खुद भी उसमें अपना हिस्सा डाला, और जो कुछ जो इसमें से लूट घसूट के इससे ले जा सकता है वो ले गया। और फिर इन्हीं के तुफैली इनका दिफा करते फिरते हैं, सियासतदान इनका दिफा करते हैं, ये सियासतदानों का दिफा करते हैं, और मुल्क में जो तबाही मची हुई है उसका कोई पुरसान हवाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इन हालात को कैसे ये ठीक होंगे ये मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब जब लोगों के ज़मीर जागेंगे इन चीज़ों पे जिन पे के उनको खुश होना चाहिए कि उन्होंने ड्यूटी पूरी की, ड्यूटी पूरी करने पे उनका ज़मीर मलामत करने लग गया, तो इसका मतलब ये है कि तमाम जितने भी गलत काम होंगे उन पे ज़मीर खुश होगा, क्योंकि आपकी तबीयत ऐसी है। तो ये सूरत हाल है। मैं अपने अवाम के सामने ये रखना चाहता हूँ ताकि इस पाकिस्तान को तबाही की तरफ जाता हुआ ये पाकिस्तान के अवाम देखें और सोचें कि इसका हल कुछ है। मुझे नज़र नहीं आता, अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूर आगे बढ़ें, हमें भी बताएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। सिंध पुलिस के कारनामों में सिर्फ इतना नहीं है, जिन चीज़ों पे गैरत नहीं जागी उनमें उज़ैर बलोच का नाम सर फहरिस्त है। उज़ैर बलोच को आप देखें, वो भर्तियां करवाता रहा, नाजायज कत्ल के मुकदमे छुड़वाता रहा, कोई गैरत नहीं जागी। रॉ अनवार कितने उसने लोग मारे, आप देखिए कि मावरा अदालत कहा जाता है कि 400 से ज्यादा लोग उसने मार दिए। जरदारी साहब ने उसको नर बच्चा कहा, क्यों नहीं पुलिस की उस वक्त गैरत जागी जब नर बच्चा कहा गया था? उस वक्त सिंध पुलिस बिल्कुल मुतमईन थी। फिर आप देखिए चंद दिन पहले की बात है कि एक इंस्पेक्टर
उसको लाड़काना में एक सियासतदान के भाई ने या सियासतदान ने उस बात पे जो कि जिस पे वो आदमी गलत था और इंस्पेक्टर ठीक था, इंस्पेक्टर को मारा, उसकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। वो 3 दिन दुहाइयां देता रहा कि मेरी इज्जत, मेरी यूनिफॉर्म की इज्जत, मेरे सीनियर ऑफिसर बचाएं। वो आईजी को, डीआईजी अपने को, हर किसी को दुहाई देता रहा कि मेरी मदद करें। लेकिन सियासतदान था, इनका आका था, क्यों किसी ने उसको वो देना था, मदद करनी थी उस इंस्पेक्टर की। आखिर उसने कहा कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगा अगर मेरी इज्जत बहाल न की गई। उसने आग लगाई क्योंकि यहां पे गैरत सोई हुई थी। फिर डॉक्टर रिजवान का देखें, उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने कई इनके करप्शन और पता नहीं कौन कौन से केसेस किए, उसको भी इन्होंने एक तरफ कर दिया क्योंकि सियासी आकाओं को वो पसंद नहीं था। उसने बुजरा के और लोगों की जो करप्शन के केसेस थे, जो उनकी हाई हैंडेडनेस थी, वो सारी उसने रिकॉर्ड करके दी। जब तहकीकात हुई तो पता लगा। लेकिन ये वो चीजें हैं जिन पे के एक्शन तो पॉलिटिकल लोगों ने करने नहीं देना था, लिहाजा पुलिस का ज़मीर भी बिल्कुल खुश रहा उसके ऊपर क्योंकि ये उनकी ज़रूरत थी। तो इन हालात में आप सोचिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।